इलेक्ट्रिक करंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टर नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी अपने अंदर से फिर हमने पढ़ा था कि जब आप किसी भी कंडक्टर के अंदर तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे का पार्ट। उस दिन हमने कितना पढ़ लिया था बताओ? उस दिन हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, और क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था हमने, जो कि बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है या वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करता है। ठीक, हर मटेरियल कंडक्टर नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देती, लेकिन आपने कोई आयरन की रॉड ले ली या कोई भी मेटल ले लिया, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। तो वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ठीक, अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक, जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या कहते हैं? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी रन कराते हो अपने किसी भी अप्लायंसेस में, तो क्या होता है बताओ? क्या होता है? हीट देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? ठीक, यानी कि पहली चीज हीट प्रोड्यूस होती है जब आप किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को रन करवाते हो। कभी देखा है चार्जर की वायर गर्म हो जाती है, मोबाइल गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है, और जो गीजर्स होते हैं या इलेक्ट्रिक रॉड्स होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं, टोस्टर वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। ठीक, ये आपने देखा होगा जो येलो वाले बल्ब हुआ करते थे जो आप यूजुअली यूज नहीं होते, वो भी कितनी जल्दी गर्म हो जाया करते थे, आप उन्हें टच नहीं कर सकते थे थोड़ी देर जलाने के बाद। तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में से पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर कि आपका कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है, और साथ में दूसरा क्या फैक्टर होगा? अमाउंट ऑफ करंट। आप कितना करंट पास करवा रहे हैं और किस मटेरियल से पास करवा रहे हैं, उस बेसिस पर आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये पहला इफेक्ट हमने देखा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा केमिकल इफेक्ट्स, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। केमिकल इफेक्ट में क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि जब हम कोई कंडक्टिंग सॉल्यूशन लेंगे, नहीं रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा सा जो पिछला पढ़ा था ना उसको बस थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवाइज कर रहे हैं। केमिकल इफेक्ट में हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, यानी कि पहली चीज जो आपका कंडक्टर है इट शुड बी इन लिक्विड स्टेट, यानी कि वो लिक्विड हालत में होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे कि आपने आयरन लिया एज अ कंडक्टर, आयरन लिया आपने कंडक्टर, तो एक तो आप आयरन की रॉड ले सकते हैं, ले सकते हो, तो ये भी कंडक्टर है। लेकिन जब आपको केमिकल इफेक्ट देखने हैं तब आप ये नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है ना, इतना तो जानते हैं ना कि सॉलिड कौन सी चीज होती है, लिक्विड कौन सी चीज होती है। ठीक, तो ये सॉलिड है,
केमिकल इफेक्ट देखने के लिए आपका कंडक्टर किस हालत में होना चाहिए? ये कंडक्टर है, लिक्विड हालत में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लिक्विड हालत में। आप क्या करोगे इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए? या तो आप इसको मेल्ट कर लो, ठीक, एक तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको मेल्ट कर लो, ठीक। जब आप इसको मेल्ट करोगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक। या दूसरा ये है कि आप कोई भी कंडक्टर सॉल्यूशन की स्टेट में ले। किसकी स्टेट में? सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी कंडक्टर है, आप उसको वाटर के साथ लें, यानी कि उसका सॉल्यूशन बनाएं, जिसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। तब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट, नमक है आपके पास, ठीक है। सॉल्ट सॉलिड होता है, सब जानते हैं। अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का तार डाल दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन जब आप इसको पानी में मिला दोगे तो ये क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक। और जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा तो ये एबल हो जाएगा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या हो जाएगा? एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ आया? अब देखो होता क्या है जब हम केमिकल इफेक्ट देखते हैं तो कुछ चेंजेस नजर आते हैं हमको, ठीक। जैसे पहला चेंज जो आपको नजर आएगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। यानी कि आपने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक। मान लो मेरे पास इसमें कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रही हूँ। कोई बैटरी लगा दी या इसको किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से अटैच कर दिया, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इसके अंदर बबल्स बढ़ने लगेंगे। वो बेसिकली है क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैस। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। और किसी भी नए सब्सटेंस का बनना क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। ठीक है, जब भी कोई नई चीज बनती है तो उसे आप क्या बोलते हो? केमिकल चेंज हो रहा है। उसके अलावा क्या हो सकता है? एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा? यहाँ लिख देती हूँ। दूसरा क्या होगा? चेंज इन कलर। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसका कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिपोजिशन ऑफ मेटल। डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक, आपने कोई रॉड डाली होगी मेटल की, उस पर कोई दूसरा मेटल आके स्टिक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन। ये भी क्या है? केमिकल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। हाँ शायद। तो ये तो हो गया ना, हम नए तो स्टार्ट करेंगे। उस दिन इतना ही तो पढ़ाया था। अब हम देखेंगे एक एक करके ये चेंजेस हो कैसे रहे। तो बेसिकली आपके सिलेबस में दो टॉपिक हैं। पहला इलेक्ट्रोलिसिस। पहला क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है बताओ? उस दिन मैंने थोड़ा सा तो बताया था। देखो, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, किसी भी चीज का टूटना। ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ करंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर कोई चीज टूट रही है तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। होती किसकी है इलेक्ट्रोलिसिस? कंपाउंड्स की होती है। ठीक, किसकी होती है? कंपाउंड्स की होती है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कुछ हो सकता है HCl
ग्रुप ऑफ एटम। कंपाउंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। ठीक, एक से ज्यादा अगर एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि H2O, इट इज अ कंपाउंड। ठीक, एक से ज्यादा एटम है इसके अंदर। ठीक, और बताओ NaCl। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला है ये। उसके अलावा आप एसिड ले रहे हो, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो दीज आर कंपाउंड। इन कंपाउंड का ब्रेक करना इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रेक कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया था कि इन सब का लिक्विड स्टेट में होना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, देखो ये तो है ही वाटर, ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड स्टेट में ही होगा। ठीक, अब ये बाकी के 3 हैं, आप क्या करो, इनके अंदर वाटर ऐड कर दो। ठीक, आपने क्या करा, इनके अंदर वाटर ऐड किया, अब इनका सॉल्यूशन बन गया। ठीक, जब इनका सॉल्यूशन बन जाएगा और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो ये NaCl है ना, ये Na+ Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, HCl किस में टूट जाएगा? H+ Cl-। H2SO4 किस में टूट जाएगा? देखो H+ SO4-2। ठीक है, देखो एक HO4 के साथ 2 H2 है ना, इसीलिए यहाँ भी कितने आएंगे? 2 H2। ठीक, यहाँ एक H है तो यहाँ एक H, यहाँ दोनों एक एक है तो यहाँ पे दोनों एक एक। ठीक, ये कंपाउंड है, ये अपने कंपोनेंट में टूट रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में टूट रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, डेफिनेशन लिखूं? डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, लिख लो, द केमिकल decomposition of chemical compound in its component in its components in the presence of electric current is called इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, समझ में आया? आपका नाम? जुबैर। जुबैर, समझ में आया इलेक्ट्रोलिसिस? ये मैंने देखो, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है? केमिकल डिकम्पोजिशन। ये कंपाउंड है, केमिकल्स ही तो है ये। ठीक, इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरी चीज, केमिकल कंपाउंड शुड बी प्रेजेंट इन इट्स, एक तो डेफिनेशन हो गई, एक शर्त ये है इसके लिए, जो आप केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं आपने जो भी केमिकल कंपाउंड लिया है, इट शुड बी इन लिक्विड स्टेट। ठीक, केमिकल कंपाउंड शुड बी इन आइदर मोल्टेन स्टेट, यानी कि आप उसको पिघला लो तो भी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप पानी में घोल दो तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं, केमिकल कंपाउंड।
जैसे कि नमक है, नमक तो सॉलिड होता है ना, अगर आपको उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, उसको उसके कंपोनेंट में तोड़ना है, तो या तो आप नमक को पिघला लो, लेकिन नमक को पिघलाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, नमक को पानी में घोल लो, तब भी तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया। ठीक, नमक क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ घुल जाएगा। ठीक है और फिर जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। ठीक है, आप एक बीकर में नमक लो और उसमें इलेक्ट्रिक तार डाल दो, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन आप किसी ग्लास में पानी मतलब घोल लो उसको, नमक को पानी में, और तब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो वो 100% कर जाएगा। ठीक, होता क्यों है ऐसा, होता इसलिए है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनके पास फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयंस। ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ये क्या है, ये फ्री आयंस है, यानी कि फ्रीली मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, आयंस कहते हैं कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, उसे क्या कहते हैं, आयंस। ठीक, इतना उतारो, फिर मैं बताती हूँ कि आयंस कितने तरीके के होते हैं, नाम क्या होता है। आपने अपना सिलेबस देख लिया, सॉरी टाइम टेबल जो ग्रुप पे आया है? 3 दिन हुआ नहीं, वैसे मेरा 4 दिन हुआ करता था ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फिर संडे। अब हुआ करेगा वेंसडे, सॉरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे नहीं हुआ करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके एसएसटीज के डेज बढ़ा दिए गए। आपका तो उतना ही रहेगा, मतलब डेज का कम नहीं है, आपका थोड़ा सा रहेगा 4-5। तो अभी हुआ कहाँ है ना सिलेबस, अभी तो सिलेबस कराना है। हाँ शायद, अभी मैं समझा देती हूँ, पहले ये उतार लो। चार से 5 वाला टाइम तो आपका फिक्स है उर्दू हिंदी का। ठीक है, फिर 5:30 से 6:30 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आयशा मैम लिया करेंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं लिया करूंगी। ठीक है, सुनो सुनो, फिर 6:30 से 7:30 3 दिन महरीन मैम और 3 दिन फरदीन सर। ठीक है, और संडे में मेरी जैसे होती है एज यूजुअल 2 घंटे की, वैसे हुआ करेगी। 4 ही होगी, 5। क्यों, 4 तो होती है, 4 होती है। नहीं मेरी 6 होती है, संडे नहीं गिनोगे? अरे संडे को लगा के 4 होती है। 4 और 2 फ्राइडे सैटरडे नहीं लेती, जब भी तो संडे में 2 घंटे की लेती हूँ। तो बात तो वही हो गई ना, 6 क्लासेस होती हैं कि नहीं होती, जरा मैथ्स नहीं आती। अब एसएसटी के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, इसलिए बहुत ज्यादा है, और मेरा ऑलमोस्ट हमारा ठीक चल रहा है। हम अपने आराम से 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आज बस मेरी क्लास है। ना ये मेरी पूरी
देख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गई, यानी कि ये एक प्रोसेस है। पहली चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी कंपाउंड अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। जब कंपाउंड एटम्स का ग्रुप, ठीक, उसको कंपाउंड कहते हैं, जो कि स्टेबल फॉर्म में हो और उसकी कोई ना कोई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो। ठीक, ऐसे ही रैंडमली कोई भी एटम उठ के आप इकट्ठा कर लो एटम्स को, उसको कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते। ठीक एटम्स तो जानते हो ना, एलिमेंट्स तो जानते हो, जैसे कि आयरन, जैसे कि आपके आयरन है और कॉपर है, ठीक, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, एलिमेंट या एटम बोल सकते हो इनको। ठीक, जब एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में आ जाएं, ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करें कि वो स्टेबल है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा लिया, वो स्टेबल होना चाहिए और दूसरा उनके खुद की कोई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब आप उसको क्या बोलोगे, कंपाउंड। कंपाउंड इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव डिस्टिंक्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसको कहते हैं कंपाउंड। अब देखो हम क्या समझा रहे थे, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें कोई भी कंपाउंड अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, जैसे कि वाटर। ठीक, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें पास करोगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखना, जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, यानी कि जिसको तोड़ा जा रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोलिसिस, एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, समझ आया? इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट जिसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, किसी न किसी का तो हो रहा होगा ना। ठीक, तो देखो हेडिंग डालो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लिखवा तो दिया था, बता तो दिया था यहाँ पे कंडीशन क्या होगी। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या होंगे। पहला कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं। पहला कंपोनेंट क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अगर डिफाइन करो, दोज केमिकल विच अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, यानी कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर उनका ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या हुआ, चल रहा है? ठीक है, ठीक, दोज कंपाउंड कैसे डिफाइन करोगे, दोज कंपाउंड्स और सब्सटेंस, सब्सटेंस भी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, विच अंडरगो, कहाँ चले जाएंगे वो, केमिकल डिकम्पोजिशन। when electric current is pass, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर कोई भी केमिकल जिसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दूं, H2O, ये किस में टूट रहा है, H प्लस OH माइनस, HCl
ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव Cl माइनस, H2SO4 ये किस में टूट जाएगा? ठीक, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और अगर मैं NaCl ले लूं, ठीक है, एक्वस, तो ये किस में हो जाएगा? Na प्लस Cl माइनस। तो ये सारे कंपाउंड क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया? ठीक, तो पहला तो ये हो गया। उतारो इसे। मैम ये आपने H2SO4 किसमें टूटा है? SO4 -2 एंड H पॉजिटिव। -2 ऊपर है ना? हाँ वो तो है हाँ, H4 -2। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, काफी जल्दी आ गए। मैथ्स की क्लास है क्या 12 बजे से? जी मैथ्स की क्लास है क्या तुम लोगों की 12 बजे से? 11 बजे से 3 अरे किसने कहा? 1 से 3? हाँ, और ग्रुप पे मैसेज भी तो डाला था मैंने, चेक नहीं करते हो? मुझे 11 से पता है। देखो मैंने तो मैसेज भी डाला है ग्रुप पर। अब आ गए हो तो कुछ पढ़ लो, जानना नहीं, ठीक है? जो कल पढ़ाया था उसे जरा रिवाइज करो बैठ के। इलेक्ट्रोलाइट में कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रोलिसिस में कोई कंफ्यूजन? दोनों समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं तो क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं तो क्या मतलब है? ठीक, वालेकुम अस्सलाम। आगे आ जाइए। लिख लो तो बताना। लिख लिया? चलो लिखो, आराम से लिखो, कोई बात नहीं।
रिवाइज कर रहे हो ना तुम लोग, घर पे पढ़ तो रहे हो ना? हाँ, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार डाल दिया था जाके अंडे को टूटने में कितना समय लगता तो बकवास क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है तोड़ने वाले पर, है ना? नहीं, नॉर्मली जनरल खुद अपने आप एक दिन में अच्छा, वो हैच होने में, उसे टूटना नहीं कहते, उसे हैच होना कहते। ठीक है, चलो इतना समझ आया। बाद में देखेंगे कि अंडा कितने दिन में हैच होता है। अब देखो, दूसरा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोड्स। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स। ये क्या होते हैं? देखो, ये होते हैं रॉड, नाम में ही आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड वो रॉड या प्लेट, दोनों फॉर्म में ले सकते हो, रॉड की फॉर्म में ले लो या प्लेट की फॉर्म में ले लो, जिसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, जिसके थ्रू करंट सॉल्यूशन के अंदर पास होता है। ठीक, आप सॉल्यूशन है, देखो जैसे कि मैंने मान लो इसमें सॉल्यूशन ले लिया, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें किसी ना तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी पास भी तो कराओगे। ठीक, जैसे कि मान लो ये प्लग है, ठीक, इसको डालोगे, जैसे मान लो मैंने इसको इसमें डाल दिया, ठीक, और ये किसी सॉकेट से लगा हुआ होगा, तो एक क्या होगा, एक के थ्रू करंट आएगा और एक के थ्रू करंट जाएगा, तो यही तो इलेक्ट्रोड है। ठीक, आप यूजुअली देखते हो ना प्लग के अंदर वायर्स में छोटे छोटे रॉड होते हैं। ठीक, इनको इलेक्ट्रोड नहीं कहते, इसको तो प्लग कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड भी ऐसे ही होते हैं। अब देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। ये सॉल्यूशन है, ठीक, दो मेटल की रॉड पड़ी होती है इसके अंदर, और वो किसी बैटरी से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये क्या है? बैटरी है, और ये इलेक्ट्रिक रोड, ये सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई है। इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जहां से करंट आएगा, यहां से करंट क्या आ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और इसके थ्रू वापस जा रहा है। साइकिल भी तो बननी जरूरी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ करंट आए और जाए ना वापस। क्यों? ऐसा तो फिर कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा। इसीलिए आना भी जरूरी है और जाना भी जरूरी है, एक पूरा फ्लो बनेगा। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रोड। आपने अक्सर, अलीगढ़ में तो बहुत काम मशहूर है ये, ब्राइट में डालते हो, इलेक्ट्रोड होते हैं कि नहीं होते? आप, वो डिपेंड करता है कि ब्राइट छोटी है बड़ी है, उस हिसाब से उनका साइज होता है। बहुत से प्लेट डालते हैं कि नहीं डालते? तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं, दीज आर के अंदर सॉल्यूशन होता है, उसके ऊपर जो पाइप से लगे होते हैं कॉपर के, उसकी इलेक्ट्रोड कहते हैं ना, वो पानी में पड़े हुए होते हैं। ऊपर कैसे हो सकते हैं? जो ऊपर है उसपे तो, वो तो हैंगिंग है ना, हैंगिंग सपोर्ट है, उसपे तो आप अपना सामान टांगते हो। ठीक है, हाँ, वो अंदर होती है, जिसमें सामान टंगा हुआ होता है उसे कहते हैं। नहीं, पानी के अंदर होती है वो। पानी के अंदर जो रॉड्स पड़े होते हैं उसके साइडों पे सामान लगा हुआ होता है जिसको ब्राइट करनी होती है, तो उसी भी कहते हैं। हाँ, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, दीज आर मेटल रॉड्स और प्लेट्स, कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग प्लेट्स यूज करते हैं, बहुत से लोग रॉड यूज कर सकते हैं। जी, दोनों में सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप रॉड भी यूज कर सकते हो, प्लेट भी यूज कर सकते हो। शेप से क्या मतलब है? काम तो एक ही है ना। कंडक्टर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना।
हाँ, दो होंगी। एक से करंट आएगा, देखो प्लेट लोगे तो भी दो होंगी, रॉड लोगे तो भी दो होंगी, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। ठीक, दरवाजे होते हैं ना, एक आने के लिए एक जाने के लिए। रोड भी तो बाइफरकेट होता है, एक आने का एक जाने का। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोड भी होते हैं। ठीक है, दीज आर मेटल रॉड्स और प्लेट्स थ्रू विच, यहाँ क्या आएगा, पहले थ्रू आएगा, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट enters and leave the electrolyte. बात है नहीं? ठीक। और दूसरा इनका काम ये होता है कि ये वो सपोर्ट होते हैं जिसके ऊपर मेटल डिपोजिशन होता है। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर ही मेटल डिपोजिशन होता है, जिसको आप इलेक्ट्रो प्लेटिंग के नाम से जानते हो। बात है नहीं? हम आज सीधे बैठो। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। चार्ज जानते हो, चार्ज? ठीक, चार्ज भी तो दो तरीके का होता है। चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। ठीक, और नेगेटिव को अनाइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो इलेक्ट्रोड भी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि हम इसको कैसे याद रखें। एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। अब देखो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसका उल्टा कर दो। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, तो कैथोड नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक, अनाइन नेगेटिव चार्ज होता है, तो एनोड क्या होगा? पॉजिटिव। अभी मैं समझाती हूँ ऐसा क्यों। इलेक्ट्रिक करंट लीव होगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, कंपाउंड कंपाउंड से क्यों होगा? इसके थ्रू आएगा, इसके थ्रू जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमारा इलेक्ट्रोड से आएगा, इलेक्ट्रोड से आएगा, इलेक्ट्रोड से जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? अरे पास तो इसी के अंदर हो रहा है ना। लीव द इलेक्ट्रोलाइट, लीव द इलेक्ट्रोलाइट एंटर किस में हो रहा है? इसके थ्रू। और जा किसके, मतलब इसके थ्रू जा रहा है तो किस में से जा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स में से। तो आप बेसिकली इसी के अंदर तो पास करवा रहे हो सॉलिड करंट को। इलेक्ट्रोड के थ्रू आप करंट किसके अंदर पास करवा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आया है ना। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट आता है और जाता है। हाँ, किसके थ्रू? मेटल रॉड के थ्रू। उस मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे याद रखना, वो रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्ज आके डिपॉजिट हो जाए उसे क्या कहेंगे? कैथोड। ठीक, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि कैथोड पे कौन आएगा? कैटाइन आएगा। कौन आएगा? ठीक, वो इलेक्ट्रोड जिस पे कैटाइन डिपॉजिट हो जाए उसको कैथोड कहेंगे। अब कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अब पॉजिटिव पॉजिटिव से तो अटैच होगा नहीं, वो रिपेल होगा, तो इसीलिए कैथोड खुद कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक, एनोड वो होगा जहां अनाइन आके डिपॉजिट हो जाए। यहाँ कौन आएगा? अनाइन। अब अनाइन नेगेटिव चार्ज होता है तो एनोड को खुद कैसा होना होगा? पॉजिटिव। ठीक, बस नाम से ये याद रखो कि एनोड का मतलब है यहाँ अनाइन आएगा, कैथोड का मतलब है यहाँ कैटाइन आएगा। ठीक, अगर आपको ये पता है कि अनाइन और कैटाइन क्या होते हैं तो आप इनकी नेमिंग खुद कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रोड। लिखो, फिर मैं बताती हूँ प्रोसेस होता कैसे है।
बाकियों को तो उतारने दो। जी आज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज है। इसमें भी कंफ्यूज मत हो, बस ये याद रखो कि जहां कटाइन जाएगा उसे कैथोड बोलेंगे, जहां अनायन जाएगा उसे एनोड बोलेंगे। और बस इतना पॉइंट याद रखो कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे जाके नहीं लग सकता, तो कैथोड खुद कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा। रिपेल होता है। जैसे मैग्नेट होती है ना, साउथ पोल रिपेल करते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली विथ चार्ज, सेम चार्ज रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ठीक, हाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। चलो मैं लिख देती हूँ। सेम चार्ज रिपेल, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। कहाँ ये कुछ नहीं बनाया मैंने, ये दिखाया है कि इस टर्मिनल से करंट इसके अंदर जाएगा और इस टर्मिनल से करंट इसके बाहर आएगा। अभी ये मत बनाओ, अभी ये सिर्फ लिखो, मैं अभी पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस कोई बात नहीं, बना लिया तो कैसे होती है तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल है, इलेक्ट्रोड का क्या रोल है, अब इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है। These are metal rods or plates through which electric current enter and leaves the electrolyte। ये जो रॉड पड़ी होती हैं इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनके थ्रू करंट सॉल्यूशन के अंदर एंटर और एग्जिट करता है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जिसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। एनोड पर जब एनाइन आएगा, एनोड पर जब एनाइन आएगा, हिंदी में लिख देते हैं। एनोड पर जब एनाइन आएगा तो वो हमारा एनोड हो जाएगा। ऐसे लिखो, वो इलेक्ट्रोड जिस पे अनाइन आएगा उसका नाम एनोड। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल लग रहा है आप हिंदी में लिख लो। अनाइन जाके डिपॉजिट हो जाए उसे एनोड कहते हैं। जी, ये मेरा हाथ लग गया था यहाँ पे, ये कोई है नहीं। ठीक है,
हो गया, एक पॉइंट लिख लो। वालेकुम अस्सलाम। आप जाइए सभी करते हो जाए। लिख लिया सबने? यस हाँ रुक गए 1 सेकंड, हो गया 1 सेकंड। मैम इलेक्ट्रोड वो रॉड या वो प्लेट होती है जिसके थ्रू करंट पास होता है या फिर आता है या जाता है। इन नोट्स को घर पे जाके पढ़ना भी है और कोई एमसीक्यू की बुक खरीद लो सब, ताकि आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि एमसीक्यूज, क्योंकि एट द एंड आपको एमसीक्यूज ही लगाने हैं, तो इट्स बेटर कि आप शुरू से थोड़े थोड़े लगाते हुए चलो। चार्ज अभी समझाती हूँ। तो सर देते हैं ना, क्या कौन सी खरीदनी आप बता दीजिए। मैं प्लेन बता दूँ। कंसेप्टम खरीद लो कंसेप्ट या होती है पीवाईक्यू ले लो। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बुकलेट आती है ना, वो ले लो। वो देते हैं पर उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। कोई भी एक खरीद लो और फिर आपको मैं डीपीपी भी देती हूँ हर चैप्टर का, और फिर आपके टेस्ट में भी इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हिंदी में अभी मैं लिखवा देती हूँ, रुको सब्र करो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े। हाँ चार्ज बता रही हूँ, ठीक है। देखो चार्ज क्या होता है। मैटर जानते हो? मैटर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है? मैटर वो होती है जो जिसका मास हो और जो जगह घेरे, उसे मैटर कहते हैं, ठीक। कोई भी मटेरियल हो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी क्या होती है? जानते हो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। चलो ठीक है। एटम जो होता है वो 3 चीजों से मिलके बनता है। क्या क्या? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखो, अब कोई भी एटम चार्ज पार्टिकल कैसे बनता है, ठीक। अगर एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर है, जब तो बैलेंस हो रहा है, ठीक। मान लो मेरे पास कोई एटम है, ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि इस एटम पे एक प्लस चार्ज ज्यादा है, यही तो मतलब है इसका। अब प्लस चार्ज कैसे ज्यादा होगा? देखो प्रोटॉन के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सेंटर में होता है एटम के, ये बिगड़ गया तो एटम खत्म, ठीक। अब किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। अगर मैं यहाँ से एक, जैसे मान लो इस एटम में 5 न्यूट्रॉन और 5 ही प्रोटॉन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक घटा दूं तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? चार्ज, और प्रोटॉन तो 5 ही रहे ना, प्रोटॉन के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक। तो देखो यहाँ नेगेटिव 4 है और पॉजिटिव 5 है, तो एटम पे एक पॉजिटिव ज्यादा आ गया ना, तो ये क्या बन गया? चार्ज पार्टिकल, ठीक। ये बन गया चार्ज पार्टिकल। मान लो अगर मैं क्या करूं अब मैं कर रही हूं, मेरे पास कोई एटम है, इसी एटम को ले रही हूं मैं, ठीक। इस पे नेगेटिव कितने हैं? 5,
और पॉजिटिव भी कितने हैं 5। ठीक, अगर मैं इसमें एक नेगेटिव ऐड कर दूं तो नेगेटिव इसका कितना हो जाएगा -6। यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दूं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तब एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक, आ गया। इसी को कहते हैं चार्ज। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन, नेगेटिव चार्ज को एनायन। ठीक है, समझ आ गया क्या? ये देखो, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर मैं एक न्यूट्रॉन बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। ठीक है, अगर ये ज्यादा भी है तो भी कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं। तो ये ना तो पॉजिटिव ऐड कर रहा, ना नेगेटिव ऐड कर रहा, ना इनमें से किसी को घटा रहा। ठीक, बेसिकली आपके किसी भी एटम या किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ज्यादा या कम होने की वजह से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया तो जितना बड़ा आप वो यहाँ दिखा दोगे। ठीक, मान लो मैं इसमें से एक और माइनस कर दूं, तब क्या हो जाएगा, ये 3। तो यह 2 ज्यादा हो गई ना, तो ये हो गया +2। ठीक है, यहाँ मान लो मैंने एक की जगह, हाँ, प्रोटॉन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ से आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो आपने क्या हो जाएगा, ये +7। अब यहाँ -2 ज्यादा हो गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक, उतना नंबर यहाँ आ जाएगा। अभी पीऊंगे। ठीक, समझ में आया? जुबैर क्लियर है? और कोई डाउट? हमजा, सॉरी हम्माद, तुम्हारा क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो बच्चों का यही है कि आप मैम ये लिखवा दीजिए कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ये जानते हो ना, पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन। देखो मैं हिंदी में तो लिखूंगी नहीं, हिंदी की मात्रा मेरी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड ऐसे लिखो, मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ। वो इलेक्ट्रोड किस लैंग्वेज को, जिस पर कैटायन डिपॉजिट हो जाए उसे कहते हैं वो होता है नेगेटिव। देखो, वो इलेक्ट्रोड जिस पर कैटायन डिपॉजिट हो जाए उसे क्या कहेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा? अरे कैटायन डिपॉजिट हो रहा है, उसको क्या बोलोगे? कैथोड। क्या बोलोगे? कैथोड। ठीक, अब देखो कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, अब दूसरी लाइन तो लिख लोगे ना, वो इलेक्ट्रोड जिस पर अनायन डिपॉजिट हो जाए उसको क्या कहेंगे? एनोड। ठीक, वो इलेक्ट्रोड इसको कंफ्यूजन हो रहा था हम्माद को, जिस पर अनायन डिपॉजिट हो जाए उसको क्या कहते हैं? एनोड। ठीक, अनायन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि कैथोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, क्योंकि हर किसी को ये याद रहता है कि कैटायन पॉजिटिव होता है, अनायन नेगेटिव होता है, तो वो कैथोड में और एनोड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा। ठीक है, ला मैं जब तक पानी पी लूं। मुझे तो वैसे भी सर्दी हो रही है। ये लो पानी।
तुम लोग बहुत स्लो स्लो लिखते हो। हम कंसेप्ट की खरीद लें। हाँ जल्दी लिखो, मुझे ये टॉपिक खत्म करवाना है। मैम खत्म करवा दिया था, आपने दोबारा कैसे बताया? दोबारा कहाँ, ये कहाँ पढ़ाया था उस दिन वीडियो में? वीडियो नहीं पढ़ाया। इलेक्ट्रोलिसिस तक पढ़ाया था ना बस। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है मैम कर दिया। अब देखो, डायग्राम से समझते हैं। देखो अच्छे से समझना, सबका ध्यान यहाँ पर। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, ठीक? ना ना ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिख लो, हेडिंग। हम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट की। वाटर की, ठीक? किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? वाटर की। देखो मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या है? H2O है, ठीक है? मैं डॉट 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 नहीं बना रही हूँ, साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक? अब देखो यहाँ कोई बैटरी होगी। बेसिकली हम सबसे पहले किससे दिखाते हैं? बैटरी से दिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि बैटरी ही हो, कुछ भी हो सकता है। आप इसको किसी पावर पॉइंट जनरेटर से कनेक्ट कर दो, ठीक है? डायरेक्ट खंबे की तार डाल दो, ठीक है? बैटरी क्या होती है? जहां से करंट पास हो रहा होता है, ओरिजिन जहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट निकल कर आ रहा है। हाँ लिमिट होता है एक, आप बहुत ज्यादा भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट भी तो देता है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज्यादा तादाद में अगर तुम डालोगे तो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो फिर चीज जल भी तो जाएगी, ठीक है? अब देखो ये क्या होता है? ये होता है सॉकेट। सॉरी, मैंने क्या करा, यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स को लटका दिया, ठीक है? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का नाम क्या होता है? लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, एनोड, और नेगेटिव का कैथोड। चलो फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। याद रखना, जो चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाएगा, ठीक? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये पॉइंट आप अपने एंट्रेंस के लेवल के हिसाब से जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक? लिखवाया तो था। अब देखो मैंने, देखो स्विच ऑन है मेरा, यानी कि करंट आ रहा है। इसके अंदर वाटर है, तो वाटर के अंदर देखो, बात नहीं करो, इसको थोड़ा और बड़ा करते हो। जो चार्ज होते हैं हमारे वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं। चार्ज इलेक्ट्रिक करंट एक ही है ना? हाँ एक ही है बेटा। डायग्राम बड़ा खराब हो गया मेरा, चलो कोई बात नहीं। वैसे आपने बनाया क्या साइड? ये मैंने दिखाया है कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है और नेगेटिव, इससे मेरा हाथ नहीं चलता। नेगेटिव में पॉजिटिव। हाँ ये मैं पॉइंट अभी लिखवा दूंगी, परेशान नहीं हुआ करो, तुम लोग बहुत परेशान हो जाते हो। देखो आप समझ लो, करंट पास किया, इसके अंदर वाटर है, वाटर टूटेगा, ठीक? एक वाटर टूटता है तो 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 बनेगा। देखो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला, यानी कि मैं अगर 2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल लूं तो मुझे हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
ठीक, इलेक्ट्रॉन किसके अपोजिट यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलेंगे मुझे और साथ में एक O2 मिलेगी, मिली। ठीक है, देखो एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए आपके पास 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन गैस 1। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। अरे भाई H2O है। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। यहाँ से देखो हाइड्रोजन की गैस तो बन जाएगी क्योंकि 2 H2 से मिलके बनती है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की गैस तो नहीं बनेगी ना, क्यों? क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, हो गए, और ये भी तो 2 हो जाएंगे। तो यानी कि एक ऑक्सीजन गैस निकालने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, जब तो आपको एक ऑक्सीजन मिलेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट के। क्योंकि इलेक्ट्रिक हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ, तो हमारा ये नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मैं देखो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आएगा। ठीक, डायरेक्शन याद रखना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और इसका उल्टा कर दो इलेक्ट्रिक चार्ज में, अगर ये नेगेटिव से निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा। मेरा हुआ ही नहीं था इंटरव्यू 9th एंट्रेंस का, मेरा तो फर्स्ट में एडमिशन हुआ था ना, फर्स्ट में हुआ था, फिर 11th में हुआ था। ठीक है, अब इधर ध्यान आ जाओ। अब देखो ये पॉजिटिव, ये एनोड है ना, तो यहाँ क्या आएगा आप जानते हो कि वाटर H पॉजिटिव, तो यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव होंगे। ठीक, और यहाँ OH माइनस भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, वाटर के अंदर खूब ढेर सारे OH माइनस और खूब ढेर सारे H पॉजिटिव होंगे। एनोड पे कौन जाएगा अनायन, यानी कि OH माइनस आयन, तो यहाँ OH माइनस आयन आके लग जाएगा। ठीक, और यहाँ H पॉजिटिव आके लगेगा। ठीक, अब देखो जहां 2 H पॉजिटिव मिले वहां एक H2 की गैस बन गई। ठीक है, जहां ये 2 मिले वहां देखो एक ऑक्सीजन की गैस बन गई, तो H तो रह गया ना, वो H यहाँ आ जाएगा और यहाँ आके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है, कैथोड पे कौन सी निकल रही है H2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि एनोड से निकलेगी O2, कैथोड से निकलेगी H2। ठीक, H पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड पे जाएगा, यहाँ जाके चिपक गया। ठीक, अब होगा क्या, 2 H2 मिले तो एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन के वो आयंस तो बहुत ज्यादा है ना, तो ये जाते जाएंगे और किस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे H2 गैस पे, और यहाँ क्या बनने लगेंगे बबल्स। यहाँ क्या बनेंगे बबल्स बनेंगे, अभी करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ बबल्स बनेंगे। ठीक, समझ आ रहा है? तुम लोग देखो शोर में मत लेके जाओ चीजों को। तो गेट बंद कर दो ना बच्चों, शोर नहीं करो। ठीक है, इसको मैं भेज देती हूँ, थोड़ा बातें करो लेकिन बहुत धीरे धीरे। यार से कहा आपने तो क्या डांटू बच्चों को? मैं इसका फोटो ले लूंगी। ठीक है, ले लो, तुम ले लो। समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? पूछो क्या समझ में आया? 2H2 और 4H क्या है? ये है ये अगर आपसे कोई ये पूछे, देखो मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या। ये अंदर का पार्ट तो समझ में आ गया ना? ठीक है, आराम से। ये तो मेरी रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो ये कैश प्लस कैसे आ गया यहाँ पर? H2 गैस रिलीज होगी और साथ में O2 गैस रिलीज होगी, ये 2 गैस रिलीज हो रही है ना। क्वेश्चन ये है
कि एक H2 गैस रिलीज करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। आपने तो व्हाट्सएप में यूज करिए। देखो H2O है, ये किस किस का बना है, ये देखो वो छोड़ दो, मेटल देखो, एक हाइड्रोजन का बना है और ऑक्सीजन का बना है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, H2 की गैस बना देंगे। यानी कि आपको H2 रिलीज कराना है तो वो आप एक वाटर मॉलिक्यूल से भी रिलीज करवा सकते हो, लेकिन एक वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन तो एक ही मिल रहा है ना, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2, यानी कि नहीं मुझे O2 के लिए एक और ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो एक ऑक्सीजन गैस रिलीज करने के लिए दो H2O आते हैं। ठीक, अब देखो इसको कैलकुलेट करो सुभान, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, अरे चार हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन चार हो गए। अब एक दो हाइड्रोजन से एक H2 बनता है, तो चार से कितना बनेगा, टू H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन गैस दो O2 से बनती है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, O2, यहाँ देखो ऐसे लिखो, तुम फिर कंफ्यूज होगे, दो ऑक्सीजन मिलेंगे यहाँ से आपको, ठीक, दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, O2। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको एक ऑक्सीजन गैस रिलीज करवाने के लिए दो वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। हाँ, अब यहाँ H2 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पर H2 के अलावा। हाँ, जैसे वो ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हो, उसका भी हो जाएगा। उसको बैलेंस करना पड़ेगा उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। वो आपका वाटर का है और किसी का है भी नहीं। यहाँ दो हाइड्रोजन पहुंचे, आपस में मिले, H2 गैस बना के निकल लिए। यहाँ दो मिले, जहाँ दो ऑक्सीजन मिली वहां ऑक्सीजन मिली और निकल ली, ठीक है। कैथोड जो है हमारा, कैथोड हाँ, नेगेटिव होता है, तो हमारा H2 पॉजिटिव है, तो अरे कैथोड नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव होता है, हाँ, तो H2 तो पॉजिटिव है ना। अरे H2 पॉजिटिव कहाँ है, H2 पे कोई चार्ज नहीं है, H पॉजिटिव पे चार्ज है। अच्छा वो नेगेटिव बनेगा वहाँ पर, नेगेटिव नहीं बनेगा, दो मिल जाएंगे, दोनों की जो कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी चार्ज की, और वो न्यूट्रल गैस बन के रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक OH आया माइनस, एक OH आया माइनस, जब इन्हें कंबाइन करोगे तो आपको ऑक्सीजन कितने मिलना है, दो, साथ में दो H2 भी तो मिलना है, तो ये दोनों को कंबाइन करोगे तो एक O2 और एक H2 रिलीज हो जाएगा, समझे। इतना डीप में मत जाओ, वाटर के अंदर बहुत सारे H प्लस है और बहुत सारे OH माइनस है, हाँ। अब जब वो OH प्लस और H प्लस जो है, H प्लस हमारा जाएगा कैथोड पर, क्योंकि जो अट्रैक्ट करेगा है ना, और जो हमारा OH माइनस है वो जाएगा एनोड पर। जब हमारा O है, जो इसका जो कॉम्बिनेशन है 2 का पेयर बन जाएगा, तो हमारा O2 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा H2, हाँ, वो दोनों हो जाएंगे O2 और H2 न्यूट्रल रिलीज, हाँ वो न्यूट्रल हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। वो अपने रिलीज हो जाएंगे, फिर हमारा रिएक्शन। जब वो अपना चार्ज खो देंगे तो इलेक्ट्रोड और कैथोड का मतलब तो उनके लिए रहा नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं है। देखो H2 पे भी कोई चार्ज नहीं है, O2 पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो वो इस पे स्टिक थोड़ी ना रहेंगी, वो तो बबल बन के उड़ जाएंगी ना। अब यहाँ पर एनोड इक्वल टू O2 जो आपने दिखा है, ये समझने के लिए है कि हमारा O2 जो बनेगा वो एनोड पर बनेगा। हाँ, समझ गए अब, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि कैथोड से, एनोड से O2 और कैथोड से H2 निकलेगा, ठीक। जुबैर आपके समझ में आया? हाँ, और कैथोड पे हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो इनकी टेंडेंसी होती है गैस में कन्वर्ट होने की, तो ये हो जाते हैं। इन केस आपने आयरन ले लिया सॉल्यूशन के अंदर, ठीक, आपका जो सॉल्यूशन है वहां मान लो कॉपर पड़ा हुआ है। अब कॉपर की टेंडेंसी तो नहीं है ना कि वो गैस बन के कन्वर्ट हो जाए, क्यों, क्योंकि मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं ज्यादातर, गैस फॉर्म में नहीं मिलते, तो कॉपर गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो कॉपर क्या होगा, धीरे धीरे चिपकता चला जाएगा, और इसको क्या कह देते हैं फिर, इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक। मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो बोलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहेंगे?
अभी बताती हूँ, पहले इतना लिखो। पहले हम इसको पाल लें। हाँ मैं हम बताती हूँ। मैं थोड़ा वो कर दी। मैम इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का। शहबाज भाई के समझ में नहीं आया। शहबाज के तो सबसे पहले समझ में आता है। मैम ये वाला नहीं। क्या नहीं आ रहा है इसमें, बताओ। मैम ये तोड़ दिया भाई तुमने। मैम इनों का बर्ड का टूटना है। इनका क्या नहीं आ रहा, पूछो पूछो, रुक जाओ, उसे पूछने दो। मैम जो वाटर टूट रहा है, हाँ मैम वाटर आपने बताया था वाटर टूटता है H पॉजिटिव OH माइनस में, तो ये तो और किसमें टूट रहा है? किसमें टूट रहा है? चलो उठा है भाई। ये मैं बिना आयंस के दिखा रही हूँ, बिना आयंस के दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली गैस दिखानी है ना। OH तो कोई गैस नहीं होती ना, गैस O2 होती है या H2 होती है। ठीक, अब देखो, शहबाज को छोड़ के सबका अटेंशन इधर, शहबाज का अटेंशन इधर। ठीक है, H2O है, मैंने 2 ले लिए। शहबाज इसको तोड़ो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। H पॉजिटिव कितने मिलेंगे मुझे? 4 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। हाँ मैं मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही तो हो जाएगा। अरे एक H2O किस में टूटता है? H पॉजिटिव प्लस OH माइनस, तो 2 टूटेंगे तो किस में टूटेंगे? 2H पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस। ठीक, 2 आ गई ना। अब देखो यहाँ एक OH माइनस है और एक OH माइनस है। ठीक है, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगी, ठीक, O2। तो यहाँ ये 2 बचे, ये क्या बना लेंगे? H2, और 2 H2 यहाँ हैं, ये H2 बना लेंगे। अब बताओ 2 H2O से कितने H2O मिल रहे हैं? H2 मिल रहे हैं। 2 वाटर से कितने H2 मिल रहे हैं? 2। एक ये मिला, एक ये मिला, और O2 कितने मिल रहे हैं? 1। तो मैंने यही तो लिखा था यहाँ, और क्या लिखा था? यही तो समझा रही थी मैं तुम लोगों को। 2 H2O ये और क्या लिखा है मैंने यहाँ? एक ऑक्सीजन मिली है। ठीक है, तो हमें 4 H2O से 2 ऑक्सीजन, हमें 2 H2O मिलेगी, तो हमें 2 ऑक्सीजन गैस। देखो ऑक्सीजन इज O, ऑक्सीजन गैस इज O2। ऐसे ही क्वेश्चन करवा दो। इसका क्या क्वेश्चन करवाना है? मतलब मैम यही है ना कि हमें एक ऑक्सीजन गैस पाने के लिए हमें 2 H2 है, और हमें तो 2 ऑक्सीजन गैस पाने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 H2O चाहिए। अरे एक वाटर से आधा ही तो ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, तो पूरा बनाने के लिए 2 वाटर लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? तुम्हारे लोगों की मैथ्स बड़ी कमजोर है सच में। बेसिक मैथ्स ही तो लगाई है मैंने यहाँ पर। कौन है? कौन से? ठीक, मी क्या लिखा है आपने इधर? O2 बबल्स भाई एनोड में जो लिखा है OH है, बबल्स बन के क्या रिलीज होगी? गैस जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो बबल्स की फॉर्म में तो रिलीज होगा, मतलब तुम्हें पता कैसे चलेगा गैस रिलीज हो रही है? कौन है? अच्छा सर हैं, सर जी हैं, क्या नाम है? पता नहीं।
SST जो पढ़ाते हैं। वो बड़े से बात नहीं नहीं, मुस्तफा सर नहीं। अरे वो यावर सर की जगह पे कोई है। नहीं 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 तो ये और से हट गए। नहीं हटे, उनको कोई जरूरी काम आ गए हैं, मतलब उन काम इन द सेंस उनके पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो पढ़ा सके, इसीलिए उनको थोड़ा जाना पड़ा। When 2H2 टूट जाएगा 4H पॉजिटिव प्लस O2। नहीं, तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। बाकी चीज में ध्यान दो, बस इसे उतारो। हमें इसी बात से उतारना। 4H पॉजिटिव प्लस OH। जल्दी बनाओ, मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी समझानी है। ये एक काम करो, फोटो ले लो इसको तुम, ठीक है? फोटो ले लो अम्मद, इसका फोटो ले लो, ठीक है? मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आज ही समझा के खत्म करनी है। आधा घंटा है तुम लोगों को समझनी भी है अभी, ठीक है? हो गया? 2 ऑक्सीजन गैस बनेगी, इससे हमें 4H। देखो देखो समझो, एक H2O से मुझे एक H2 प्लस एक ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि आधी ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ऐसा बोल सकती हूँ, हाफ O2 मिल रही है, ऐसा तो बोल सकती हूँ ना। इसको तुम हाफ से डिवाइड करोगे तो एक ही ऑक्सीजन मिलेगा। अब अगर मैं 2 H2O लूंगी तब क्या मिलेगा मुझे? 2H2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी जी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हाफ हट जाएगा, तो मुझे O2 मिल जाएगा। ये रिएक्शन याद कर लो बस, ठीक है? 2 वाटर से 1 ऑक्सीजन गैस, ठीक? एक वाटर से 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर से 2 ऑक्सीजन, और जहाँ 2 ऑक्सीजन मिली वहां 1 ऑक्सीजन गैस बन ये गई। तो आपने बताया था 4H। हाँ, यही घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हो? देखो हाइड्रोजन ये कितने हो गए टोटल? हुए कि नहीं हुए? चार्ट मारूंगी, कितने हो गए ये? 4 हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए? मतलब ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ, और 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे 2 यहाँ लगा हुआ है, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए। अब तुम इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल 4 नहीं हुआ? समझ गए? अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, फोटो ले लेना, ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक मेटल का दूसरे मेटल पर कोटिंग करवाना, ठीक? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक? व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक मेटल को दूसरे मेटल पर कोट करवाना इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर in the presence of electric current, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस वाला ही प्रोसेस यहाँ चलता है। वहां आपने देखा था कि H2 बन रही है और O2 बन रही है, तो ये तो गैस है, ये तो गैस है ना, तो गैस तो रिलीज हो जाएगी।
जब आप कोई मेटल लोगे ना, मेटल्स के आयंस लोगे, चुप हो जाओ बिल्कुल, ठीक। जब आप कोई मेटल्स के आयंस लोगे तो मेटल तो गैस में कन्वर्ट नहीं होते हैं ना, वो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, तो वो क्या करें, वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते रहेंगे, आता रहेगा चार्ज और डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक। तो डिपॉजिट होके वो एक लेयर बना लेंगे, फिर लेयर के ऊपर एक और लेयर, फिर लेयर के ऊपर एक और लेयर, तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। जैसे कि मैं पुराना वाला सेटअप वापस से बना रही हूँ, ठीक है। मैंने ये 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ क्या लिया मैंने, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में ले रही हूँ कॉपर सल्फेट का, ठीक। इसको मैं पानी में मिलाऊंगी, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट एक्वस। इसके नीचे एक्वस लिख दिया, मतलब ये पानी के अंदर घुला हुआ है, ठीक। अब जब तुम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तो ये कॉपर +2 प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। इसका मतलब समझ में आया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, जब तो 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे भी, तो अब इसको उठा के इसके अंदर ले जाओ, इसके अंदर ले जाओगे तो सॉल्यूशन के अंदर आपको कॉपर प्लस मिलेगा बहुत सारा, ठीक है, और साथ में आपको SO4 -2 भी मिलेगा बहुत सारा, क्योंकि ये खेल तो सारा कहाँ हो रहा है, इसके अंदर ही तो हो रहा है। रिएक्शन मैंने बाहर लिख दिया समझाने के लिए। अब क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के ऊपर, यानी कैथोड पर जाएगा। ये क्या है, ये कैथोड है या नहीं, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक। अब ये ऑलरेडी किसी मेटल की बनी होगी, जैसे मान लो आयरन की बनी हुई है। ब्राइट में आप क्या करते हो, एक डालते हो, उस पर कोटिंग ही तो करते हो, कभी कॉपर की कभी निकल की, करते हो कि नहीं करते। तो ये मान लो किसी ऑलरेडी किसी मेटल का बना हुआ है। अब ये कॉपर Cu+2 है, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आके चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, Cu+2 ऐसे करके ये इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक। बहुत सारा डिपॉजिट होगा तो एक फिर क्या होगा, ये मोटी होती चली जाएगी, होगी कि नहीं होगी। कोई चीज आप जमाते जाओगे तो चीज का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिपोजिशन ऑफ Cu+2। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सॉल्यूशन के अंदर SO4 -2 किधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ आता चला जाएगा, सॉरी। ठीक, ये माइनस चार्ज कहाँ आता रहेगा, माइनस। अब ये मेटल तो नहीं है ना, SO4 इज अ कंपाउंड, तो ये एज इट इज यहाँ पड़ा रहेगा, ठीक है। और कॉपर आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ब्राइट में आप यही तो करते हो, ठीक। अब मान लो आपको निकल की करनी है, नॉर्मली अलीगढ़ में निकल की भी करते हैं, तो आप कोई निकल का सॉल्यूशन ले लो, ठीक। मान लो मैंने NiCl2 ले लिया, तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा Ni+2। प्योर मेटल नहीं लेते हो ना आप, मेटल को कंपाउंड की फॉर्म में लेते हो। प्योर निकल लोगे सॉल्यूशन के अंदर डालने के लिए, तो उसको पॉसिबल ही नहीं है। कितनी ज्यादा लोगे, क्यों, उसे पिघलाना पड़ेगा। हाँ, चूरा टाइप होता है, नमक होता है उसका, निकल का नमक होता है। आप इसको पानी में घोलोगे तो ये, हाँ, निकल सॉल्ट, ठीक है। सुभान को बहुत पता है, ठीक है। आपने निकल का सॉल्ट ले लिया,
NiCl2, ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा Na+2 में। अब ये चिपक जाएगा। मतलब मैं इनकेस बता रही हूँ, अगर आपको निकल की करनी है, आपको किसी और की करनी है, तो आप उसका कोई सॉल्ट ले लो, उसको पानी में घोल लो। ठीक, समझ में आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग? लिख लो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी है, वो नहीं उसका आपका आ गया ना, उस वाले में सबसे ज्यादा हुआ था, अभी तक इसके डाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फायदे क्या क्या होते हैं? मेटल साफ हो जाता है। एक तो देखो, आयरन के ऊपर कर दोगे आप तो आयरन जंग लगने से बच जाएगा, तो आप कोरोजन से बचा सकते हो। उसके अलावा ज्वेलरी मेकिंग में भी आप कर सकते हो। आप 1 घंटे क्लास लेंगे या फिर 2 आवर्स? मैं भी 2 घंटे और लूंगी। आपकी थोड़ी ना। मम्मी एक बार ही लेंगे। 2 घंटे और ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या है इसका? आप शाइन के लिए कर सकते हो। आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो तो शाइनी मेटल की तो करते हो शुरू से, मतलब पूरे चैप्टर से, यहां से देखो नहीं रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कोटिंग कर रहे हो आप एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर। ठीक, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। हाँ, यहाँ पर जब SO4 -2 आएगा तो इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा। इसकी SO2 गैस सुना है? हाँ, वो SO2 गैस बन के रिलीज होती चली जाएगी। ठीक, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में नहीं जाएगी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा तादाद। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है आप किसी मेटल की कोटिंग करवा रहे हो तो आप सिर्फ उस तक कंसर्न रखो, बाकी क्या हो रहा है वो छोड़ दो। ठीक है, मेटल इसके अंदर आएगा, वो कैथोड पे आके चिपक जाएगा, चिपकता रहेगा चिपकता रहेगा चिपकता रहेगा, और उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक, डायग्राम बना ले। चैप्टर खत्म। वाली वीडियो ग्रुप पे नहीं पहले भी बताया था आपने मैम, वो भी तो मेटल, वो मेटल का देखो, जो पहले नहीं, मेटल और नॉन मेटल तो आप जानते हो ना। वो कैसे ले लिया? वो नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ज्यादातर गैस की फॉर्म में मिलते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं। मेटल की टेंडेंसी होती है सॉलिड की। आपने ज्यादातर मेटल सॉलिड फॉर्म में देखे होंगे। कभी आयरन की गैस सुनी है? आयरन आपको हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही मिला होगा। ठीक, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। कहाँ क्या करा है? ये रिएक्शन बाहर करके दिखाइए कि आपने कॉपर सल्फेट लिया, पाउडर फॉर्म में होता है, उसको पानी में घोला तो आपको इलेक्ट्रोलाइट बना लिया। ठीक, अब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये इसमें टूटेगा। तो ये जो टूटा हुआ है ये मैं इसके अंदर दिखा, ये चार्ज है। अभी चार्ज समझाया था, ये वही चार्ज है। ध्यान कहाँ था जब मैं समझा रही थी? मैंने समझाया था कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं तो 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो यहाँ यही हुआ है। कॉपर में से आपने क्या करा? आपके पास कॉपर है, आपने कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये क्या किस में बदल जाएगा? कॉपर +2, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए ना इसके पास। आप पे भी 10 है, आप पे भी 10 है, तो मैं से मैं 2 ले लूं, तुम्हारे पास 8 रहेगा, तो इसके पास कितने ज्यादा हैं? 2 ज्यादा है ना। तो ये वही बता रहा है कि इसके पास अब 2 पॉजिटिव ज्यादा है। यहाँ क्या करा? यहाँ आपने क्या करा? SO4 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तब इसमें क्या हो गया? 2 ज्यादा हो गया। माइनस तो नेगेटिव ही तो, इलेक्ट्रॉन ही तो ऐड कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज ही तो ऐड कर रहे हो, तो नेगेटिव ही तो ज्यादा होगा। इसको एक बार घर जाके 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना। ठीक, हाँ हो गया। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फायदे आपको पता ही हैं। आप कोरोजन से प्रिवेंट करते हो लोहे को। उसके अलावा आप वैल्यूएबल चीजें बनाने के लिए यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि ज्वेलरी सोने की नहीं है लेकिन सोने का उस पर पानी लगा हुआ है,
तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही तो हो रहा है। ठीक, कोई भी यूटेंसिल है चांदी का नहीं है लेकिन चांदी जैसे उस पर चमक है तो वो इसकी वजह से है। ठीक, पीतल की चमक है तो इसकी वजह से है। अंबानी को बुला लाओ, जाओ, करवाएगा गोल्ड की प्लेटिंग। होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है। ठीक है, ज्यादातर कॉपर निकल क्यों यूज कर रहे हैं समझ रहे हो ना, क्योंकि ये मेटल है, इनके अंदर पावर होती है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की। हाँ, वो कुछ नहीं लिखा, वो मैंने एक अलग एग्जांपल दी थी, इसको हटा दो। वो तुम्हारा होमवर्क है, खुद लिख के लाना। ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।